अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। हाल ही में सोशल मीडिया पर मखदूम शहाब नामी एक व्लॉगर ने अपनी वीडियो में पाकिस्तान के मरूफ सहाफ़ियों को निशाना बनाया और दावा किया कि पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी के नाम पर इंडिया के नेटवर्क चलाए जा रहे हैं। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है और इसके बाद इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग शुरू हो गई और उसका नाम दिया गया शहाब लीक्स के नाम पर। इस वीडियो के अंदर ये बताया गया था मखदूम शहाब साहब की तरफ से कि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर साहब और आसमा शराजी साहबा, इनकी जो मटेरियल इंटरनेट पर अपलोड होता है, अगर उसका DNS ट्रैक किया जाए तो वो इंडिया में जाके मिलता है। इसका मतलब ये है कि इनका जो तमाम मवाद है वो इंडियन स्पॉन्सर्ड मवाद है। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये बात साबित करने की कोशिश की, जिस पर सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा हो गया और फिर गद्दारी के फतवे बांटना शुरू हो गए, फिर बगावत की बातें शुरू हो गई और उसके बाद हुब्बुल वतनी के ऊपर जो है वो सवालिया निशान लगना शुरू हो गए। अब सवाल ये है कि जो तहकीकाती सहाफ़त है, जिसको हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म कहते हैं, क्या वो वाक़तन ऐसी ही है जैसे शहाब साहब या इन जैसे दीगर लोग कर रहे हैं? अगर तो वाक़तन इसको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म कहते हैं तो फिर जर्नलिज़म के अंदर हमने जितने साल गुजारे हैं, हमें तो फिर अपनी इस सहाफ़ती तरबियत पर ख़ुद को शर्मिंदगी ही होती है, क्योंकि जो जर्नलिज़म मैंने देखी है, ये जर्नलिज़म की है, जो मैंने अपने सीनियर दोस्तों से सीखा है, वहाँ पर तो यह है कि ख़बर की तहकीक करना, फिर उसकी तस्दीक करना और ख़बर को इस हद तक मुकम्मल करना कि उस पर किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो यूट्यूब है और डिजिटल मीडिया के और सोशल मीडिया के इतने ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर इस बात को यकीनी बनाना बड़ा मुश्किल हो गया कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। और सच और झूठ की इसी लड़ाई को 5th जनरेशन वॉरफेयर का नाम दिया गया है, जहाँ पर इंफॉर्मेशन फ़्लो की लड़ाई है, जो नेगेटिव भी हो सकता है, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और इसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। कभी हमने सोचा कि जिन लोगों के ऊपर हम गद्दारी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जिनकी हुब्बुल वतनी को हम चैलेंज कर रहे हैं या जिनकी पाकिस्तानियत को हम मशकूक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर क्या गुज़र रही होगी या उनके हमारे इस किस्म के इल्ज़ामात से हम उन लोगों की जानो माल, उनके अज़ीज़ व अकारब की जानो माल को किस हद तक ख़तरे में डाल रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि इस तरह की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म करने वालों को इस मामले पर भी सोचना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि ये मामला है क्या, क्योंकि जब तक हम इस बात की प्रॉपर्ली तहकीक नहीं करेंगे तब तक इस बात की समझ नहीं आ सकेगी। इस सारे जो एपिसोड है इसका आगाज़ होता है उस वाक़े से जहाँ पर असद तूर साहब को इस्लामाबाद में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद एक रैली होती है असद तूर साहब से इज़हार यकजहती के लिए। उस मौके पर आसमा शराजी और हामिद मीर साहब दोनों उस रैली से ख़िताब करते हैं। हामिद मीर साहब का ख़िताब को पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा जाता, क्योंकि उन्होंने उसमें जो बातें की थी उस पर ख़ासे एतराज़ात किए जा सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन उसकी बुनियाद के ऊपर, उस एक बात की बुनियाद पर हम ये कहना शुरू कर दें कि वो इंडियन एजेंट हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये ख़ासी नामुनासिब बात होगी और इसके नतीजे में नुकसान ही नुकसान है, इसका फ़ायदा कोई नहीं। फिर आसमा शराजी साहबा का मामला शुरू हो जाता है और ये जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म के नाम पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया जाता है और इसको फिर जिस तरीके से सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है, ये नहायत अफसोसनाक है, क्योंकि इसकी वजह से एक आम आदमी जो बहुत सारी बारीकियों से आशना नहीं होता, उसमें इश्तियाल फैलना एक फितरी अमल होता है और यही 5th जनरेशन वॉरफेयर की एक टैक्टिस है। अब भी मैं जब इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहा, उस पर देख रहा था इस सारी चीज़ों को, तो मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जो शहाब साहब भी की है और इसके अंदर आप स्क्रीन पर भी देखेंगे कि जिस मौके पर वो ये बात कर रहे थे, उन्होंने जो यूनिफॉर्म पहना हुआ था वो इंडियन आर्मी का यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ। तो तब उन्होंने अगर इंडियन आर्मी का ख़ुद यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो क्या इस बात पर हम ये कह सकते हैं कि जनाब जिस बंदे ने इंडियन यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये इंडियन एजेंट है। जो बंदा डेनमार्क में बैठा हुआ है, डेनमार्क में बैठकर पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म कर रहा है और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी उम्र कोई 20, 22, 25 साल से ज़्यादा होगी, बड़े नौजवान हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन
जो सहाफ़त है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव काम है और इसको अपनी जो नॉर्म्स और एथिक्स हैं, मेरा ख़्याल है कि अगर हम उसके मुताबिक करेंगे तो फिर ही बात बनेगी। अब सवाल पैदा होता है, जो शाह साहब ने अपनी वीडियो में कहा कि ये DNS क्या होता है, और ये जो DNS है ये अगर किसी मुल्क की तरफ इशारा करे तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जो सहाफ़ी है या वो जो मटेरियल जिसने लिखा है उसका झुकाव उस मुल्क की तरफ ही होता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। गूगल सबसे बड़ी कंपनी है इंटरनेट की दुनिया में, गूगल से ज़्यादा तो और कोई दूसरी कंपनी नहीं है। गूगल अपने लिए जो सर्वर है वो उसका मेन सर्वर है अमेरिका में, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ जहाँ पर जिस जगह पर उसको ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है वो उन ममालिक के अंदर, उन रीजन्स के अंदर अपने नए सर्वर्स लगा देते हैं, ताकि जो लोग मोबाइल पर या कंप्यूटर्स के ऊपर इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं तो उनको फास्ट स्पीड मिले, वो जल्द अज जल्द इंटरनेट पर एक्सेस करें और अपने मतलूबा पेजेस खोल लें। लेकिन इस पर अगर हम ये कहें कि जनाब ये सर्वर चूँकि सिंगापुर में लगा है तो पाकिस्तान के अंदर से जो भी तमाम डाटा अपलोड हो रहा है और सिंगापुर के सर्वर पर जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो सारे लोग सिंगापुर वाले हमारा डाटा वहाँ से चोरी कर रहे हैं या वो सर्वर्स जो हैं वो उस मुल्क के कंट्रोल में हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात कुछ ज़्यादा मुनासिब हो सकती है। अब जहाँ तक ये DNS का मामला है, अगर हम किसी भी जगह पर किसी भी इसको DNS को देखें तो ये बुनियादी तौर पर आपका जो डोमेन नेम के हवाले से ये मामला है। डोमेन नेम, इससे आप डोमेन नेम सेटिंग्स इसको आप कह सकते हैं। और इंटरनेट के अंदर जब आपने कोई भी अपनी वेबसाइट या इस किस्म का कोई भी मटेरियल बनाना है तो सबसे पहले आप एक डोमेन परचेज़ करते हैं किसी भी नाम पर, और उस डोमेन को लेने के बाद आपकी जो अगली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है उसकी होस्टिंग, जिसके लिए आप किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से रब्ता करते हैं और उसे कहते हैं कि जनाब मुझे ये मेरा काम है, इसके लिए मुझे इतनी स्पेस दरकार है और मुझे शेयर्ड बैंडविड्थ दरकार है या मुझे डेडिकेटेड बैंडविड्थ दरकार है। और उसके नतीजे में वो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आपको स्पेस के हवाले से आपसे चार्जेस वसूल करते हैं और आपको होस्टिंग लिंक्स दे देते हैं, जिसकी वजह से आप सर्वर के ऊपर अपना डाटा सेव कर सकते हैं। अब जो बंदा जाता है इंटरनेट के लिए, आप में से बेशुमार लोग हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई होंगी या इस काम से भी मुंसलिक हो सकते हैं, तो उनको जो भी उनके पास पाकिस्तानी आते हैं वो उनसे ये नहीं पूछते कि जनाब आप जो हमें ये जो सर्वर स्पेस दे रहे हैं या जो आप हमें होस्टिंग स्पेस दे रहे हैं ये इंडिया में तो नहीं है, ये अमेरिका में तो नहीं है, ये चाइना में तो नहीं है, ये सिंगापुर में नहीं है। कोई बंदा नहीं पूछता। हर बंदा ये कहता है कि मुझे कम से कम पैसे मिलें, मेरे कम से कम ख़र्चा हो और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलें। और यही काम वो होस्टिंग कंपनीज़ भी करती हैं। वो दुनिया भर में मुख्तलिफ़ ममालिक में जहाँ से भी उनको कम पैसों की सर्वर स्पेस मिलती है वो वहाँ से सर्वर स्पेस ले लेते हैं, क्योंकि सर्वर ने आखिरकार मेन सर्वर के साथ जाके मुंसलिक होना होता है और दरमियान के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर हो उसका उसके साथ कोई राब्ता इस तरीके के साथ बनता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस किस्म का तूफ़ान उठाया गया और जिस तरीके से इस मामले का आगाज़ हुआ, सबसे पहले आते हैं इमरान रियाज़ खान साहब। वो हामिद मीर साहब के आर्टिकल्स जो दी प्रिंट में शाया होते हैं उसके ऊपर हामिद मीर साहब पर की हुब्बुल वतनी पर शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं। उसके बाद फिर इरफान हाशमी साहब मैदान में आते हैं, फिर शाहीन सहबाई साहब आते हैं। ये सारे वो जो लोग हैं, इरफान हाशमी साहब लंदन में हैं, शाहीन सहबाई साहब अमेरिका में हैं, मखदूम शाहबुद्दीन साहब की एंट्री सबसे आखिर में होती है, ये डेनमार्क में हैं। और उसके बाद फिर इरफान हाशमी साहब और मखदूम शाहब साहब मिल के एक प्रोग्राम करते हैं, वो भी इसी बात पर बेस्ड करता है कि जनाब ये तमाम जो लोग हैं ये इंडियन लिंक्ड या इंडियन स्पॉन्सर्ड मामले को चला रहे हैं। और बड़ा ही अफसोसनाक मामला है, क्योंकि अगर ये मामले ने ऐसे ही चलना है तो पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तानी फ़ोर्सेस को भी सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तानी फ़ोर्सेस का कौन ख़िलाफ़ हो सकता है? मैं ख़ुद पाकिस्तानी फ़ोर्सेस को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो बात है जो हकीकत पर मबनी है वही करनी चाहिए।
अब मैंने भी ट्विटर देख रहा था, जब ये मैं इन ट्रेंड्स को देख रहा था तो वहाँ पे बड़े दिलचस्प ट्वीट भी आए हुए थे। तो एक ट्वीट था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें वो ये कहते हैं, सदीक जान अपने एक दोस्त से कहते हैं कि मेरा क्या कसूर है, वो अगर डेनमार्क में बैठ के वीलॉग्स कर सकते हैं, मुझे नेपाल ही भिजवा दें। मैंने ये इस किस्म का हंसी मजाक चलता रहता है ट्विटर्स पर, और ये अच्छी बात है, इस किस्म की गुफ्तगू होनी चाहिए, लेकिन इस गुफ्तगू को संजीदगी के साथ भी होना चाहिए, मतानत के साथ भी होना चाहिए, और ये देखकर होना चाहिए कि हमें ये हक़ किसी ने नहीं दिया कि हम डेनमार्क में बैठकर, अमेरिका में बैठकर, इंग्लैंड में बैठकर या इवन लाहौर में बैठकर किसी को हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटें और किसी को गद्दारी के फतवे दें और किसी पर हम बगावत के मुकदमात दर्ज कराएं, और वो उसके बाद वो जो मुकदमे दर्ज कराएं वो लापता हो जाएं। डोमेन नेम सिस्टम जो DNS है, ये बिल्कुल एक अलग मामला है। इसका किसी भी मुल्क के साथ बराह रास्त राब्ता नहीं होता, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और इसके ज़रिए हम किसी की हुब्बुल वतनी को जज नहीं कर सकते, और ना ही हमें इस मयार पर किसी को परखना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस मयार पर परखेंगे तो वो जो इंडियन यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो उसको किस मयार पर जाके परखेंगे, फिर वहाँ पर भी सवालात उठेंगे। DNS का किसी भी मुल्क में मौजूद होना या किसी सर्वर का मौजूद होना इस बात का सबूत नहीं है कि हम हुब्बुल वतनी से आरी हैं, या हमारी हुब्बुल वतनी मशकूक है, या हम पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, या पाकिस्तान के ऊपर हमारा एतमाद कम हो गया। यकीन जानिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अमूमन जर्नलिस्ट के हवाले से गुफ्तगू नहीं किया करता, और कोशिश ये करता हूँ कि अपने मामलात तक मैं दूर रखूँ। हामिद मीर साहब या आसमा साहिबा से शायद एक आध मरतबा मुलाकात हुई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम से सिर्फ इस वजह से कि इसकी पॉलिटिकल थॉट्स मेरी पॉलिटिकल थॉट्स से मैच नहीं करती, हम उसकी ट्रोलिंग शुरू कर दें, या अगर इसकी पॉलिटिकल थॉट्स, इसका जो थॉट प्रोसेस है वो हमारे थॉट प्रोसेस से मुख्तलिफ है, हम इसके ऊपर दशनाम का आगाज़ कर दें। इसको किसी भी तरीके से दानिशमंदाना फ़ेल करार नहीं दिया जा सकता। हामिद मीर साहब पर आपको शिकायत हैं, आपको आसमा शराजी साहिबा पर शिकायत हैं, फ़ोरम्स मौजूद हैं, लीगल फ़ोरम्स मौजूद हैं, आप उन फोरम्स पे आएँ, अपनी बात को वहाँ पर साबित करें, और अगर वो मुजरिम साबित होते हैं तो उनको जो मुल्की आइन सज़ा देता है आप उसको सज़ा दें। मैं ख़ुद आपकी हाँ में हाँ मिलाऊँगा और उस सज़ा के पर अमल दरामद के लिए आपके साथ खड़ा हूँगा। लेकिन बेबुनियाद बातों पर ये इंडियन एजेंट है, ये रॉ का एजेंट है, ये इसराइली एजेंट है, इस किस्म की बातों का मेरा ख्याल है कि ना ये वक्त है और ना हमें इस तरह की आदतों को आगे बढ़ाना चाहिए। ज़रूर नौजवानों को आगे आना चाहिए। मखदूम शाह बड़ा अच्छा बच्चा हो सकता है, कम उम्र है, अभी उसको सीखने के लिए अब बेशुमार मौके मिल सकते हैं। डिजिटल मीडिया का दौर है, इस डिजिटल मीडिया में अपने आप को वो बहुत ज़्यादा ग्रूम भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वो जर्नलिज़म को बाज़ाब्ता तौर पर प्रैक्टिस करें, किसी न्यूज़पेपर में, किसी चैनल में या किसी और तरीके से। ख़ाली डिजिटल मीडिया पर आकर कैमरे को सामने रखकर बैठकर बातें करना बहुत आसान है। तपती धूप में घंटों खड़े रहकर कवरेज करना इससे ज़्यादा मुश्किल काम है। और जो हमारे साथी रिपोर्टर्स, कैमरामैन, फ़ोटोग्राफ़र्स ये सारे काम करते हैं, यकीनी तौर पर वो सही मानों में सहाफ़त का हक़ अदा करते हैं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।